क्या आप भी चाहते हो एक मिनिस्टर बनना? क्या आप भी इस कंट्री के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो? तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में। आपको ये पता होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया जाता है इलेक्शन के थ्रू, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पीपल। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब समझ लेते हैं। फ्रेंचाइज का मतलब होता है एक ऐसा राइट जिस राइट के थ्रू आप अपना रिप्रेजेंटेटिव को वोट डाल के चुन सकते हो। ऐसे ही यूनिवर्सल मतलब एक पर्टिकुलर नेशन के अंदर, और एडल्ट मतलब जिसका 18 ईयर्स हो गया है। सन ओरिजिन ये होता है, सर इंडिया में क्यों यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किया गया है? क्योंकि इंडिया में इक्वलिटी को मेंटेन किया जाता है। इक्वलिटी के थ्रू इंडिया में इलेक्शन सिस्टम को रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू किसी पीपल को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें रिच, पुअर, यंग, ओल्ड, मैन, वोमेन, कौन लिटरेट है, कौन इलिटरेट है, इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, इसको सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई किया जाता है, और इसीलिए इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किया गया है। इंडिया का इलेक्शन सिस्टम को मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है जनरल इलेक्शन और एक होता है बाई इलेक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल इलेक्शन के बारे में। जब होल कंट्री में एक पर्टिकुलर इंटरवल में इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है, उसी को जनरल इलेक्शन के नाम पर जाना जाता है। बाई इलेक्शन इसका अपोजिट कंडीशन में है। किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव का डेथ हो जाता है, तो उस टाइम जिस इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाता है उसको हम लोग बाई इलेक्शन के नाम पर जानते हैं। जनरल इलेक्शन एक रेगुलर इंटरवल में होता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो 5 ईयर्स इंटरवल में होता है। ऐसे ही बाई इलेक्शन किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर डिपेंड करके नहीं होता है। जनरल इलेक्शन में जो रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया जाता है वो फुल टर्म के लिए सिलेक्ट होता है, लेकिन बाई इलेक्शन में जो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होता है वो रिमेनिंग पीरियड के लिए सिलेक्ट होता है, नॉट फॉर 5 ईयर्स। अब क्वेश्चन ओरिजिन ये होता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन के लिए कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। इसके लिए टोटल 9 स्टेप है। सबसे पहला मेकिंग ऑफ वोटर लिस्ट, अनाउंसिंग ऑफ इलेक्शन शेड्यूल, फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन, रिलीजिंग इलेक्शन मैनिफेस्टो, इलेक्शन कैंपेनिंग, कास्टिंग ऑफ वोट्स, ऑर्डरिंग ऑफ रिपोल, काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री का इलेक्शन सिस्टम का कुछ स्टेप्स है। इस स्टेप्स के थ्रू इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है। अब क्वेश्चन ओरिजिन ये होता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन का क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? नीड्स ऑफ इलेक्शन। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करने के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है, मतलब लीडर सिलेक्ट करने के लिए। नंबर 2 फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल का, सिटीजन का जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सकता है लोकल लीडर के थ्रू, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करता है पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसे ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम या स्कीम लाया जाता है रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, और ये रिप्रेजेंटेटिव सोशल डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं। इसीलिए इलेक्शन का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। इंडिया एक मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, मतलब यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ऐसा बहुत सारा पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ पार्टी है। इस पार्टी के अंदर कौन सा रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करना है सही तरीके से, इसके लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं आपको मिनिस्टर बनने के लिए क्या करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक रिप्रेजेंटेटिव बनना बहुत ज़रूरी है। सर कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है? लोकसभा इलेक्शन के लिए होल इंडिया को कुछ डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ऐसा टोटल 543 पार्ट है। ईच पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूंसी। ईच कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट होकर आते हैं। जो लोकसभा इलेक्शन के लिए सिलेक्ट होकर आते हैं उन लोगों को हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई मीन एमपी। सभी एमपी मिल के एक लीडर सिलेक्ट करते हैं, जो लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उसी एमपी से वो कुछ अदर्स मिनिस्टर को सिलेक्ट करता है। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सेम चीज़ होता है। उसमें कुछ एक स्टेट को कुछ डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसी। ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से जो मेंबर लोग सिलेक्ट होकर आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब एमएलए। और सभी एमएलए मिलके एक लीडर को सिलेक्ट करते हैं, जो लीडर सीएम बनता है, और सीएम बनने के बाद वो सीएम बाकी मिनिस्टर को चूज करता है। ऐसे ही किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेटिव बनोगे तो उसके बाद आप मिनिस्टर बन सकते। क्या आपको पता है इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूंसी डिफरेंट पार्ट में डिवाइड है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को कुछ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑफ पीपल के लिए रिजर्व करके रखा है।
क्यों ये रिजर्वेशन है? रिजर्वेशन इसीलिए है क्योंकि इंडिया इक्वलिटी को मेंटेन करके चलता है और उसके साथ वीकर सेक्शन को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी को एसटी ग्रुप एंड एससी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए रिजर्व किया गया है। जैसे लोकसभा इलेक्शन के लिए शेड्यूल कास्ट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए लोकसभा इलेक्शन में शेड्यूल कास्ट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए 79 to 84 सीट रिजर्व है, ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब ऑफ पीपल के लिए 41 to 47 सीट लोकसभा इलेक्शन में रिजर्व रहता है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। सर आपके पास ऐसा कुछ एविडेंस है क्या जिसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं इंडिया का इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? हाँ, कुछ एविडेंस है। जैसे रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करने के लिए पीपल को फ्री अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है। इसमें किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ओरिजिन नहीं होता है क्योंकि इंडियन इलेक्शन सिस्टम 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू को बिलीव करता है। इंडियन इलेक्शन सिस्टम में पीपल को फुल फ्रीडम रहता है उसका रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट थिंग जो है, इंडिया में रेगुलर इंटरवल में इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है। आपको पता है जो लोकसभा एंड राज्यसभा का इलेक्शन होता है वो 5 ईयर्स के इंटरवल में इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है। इंडियन इलेक्शन सिस्टम में जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है वो गवर्नमेंट ऑब्वियसली अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो 5 साल बाद उसका पोजीशन से उसको पीपल हटा सकता है इलेक्शन के थ्रू। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम है। डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए एक पावरफुल बॉडी का ज़रूरत होता है और इसी पावरफुल बॉडी को हम लोग बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में जो चीफ मेंबर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो टर्न आउट होता है वो टोटल 6 ईयर्स के लिए होता है या तो उसका एज 65 ईयर्स तक रहता है। इलेक्शन कमिश्नर का जो स्टेटस होता है वो स्टेटस सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो जज के बराबर होता है। इलेक्शन कमीशन का कुछ फंक्शन होता है, इस फंक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन का डिसीजन और इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन के ऊपर फुल कंट्रोल रहता है इलेक्शन सिस्टम के ऊपर। मतलब इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहता है वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में रहता है। इलेक्शन कमीशन के पास वो पावर रहता है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के खिलाफ जाता है, रूल रेगुलेशन के खिलाफ जाता है तो उसके अगेंस्ट में वो एक्शन भी ले सकता है। इलेक्शन कमीशन के अंडर में इलेक्शन के टाइम जो गवर्नमेंट ऑफिसर काम करते हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में ही काम करते हैं। बात करेंगे इलेक्शन के साथ एसोसिएट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग के बारे में। इलेक्शन कैंपेनिंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू किया जाता है। इलेक्शन कैंपेनिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि पीपल को पता चलता है उस पॉलिटिकल पार्टी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो पीपल के लिए किस टाइप का काम करना चाहता है। इसके थ्रू उन लोगों को मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को ज़्यादा वोट या ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट और भी ईजिली क्लियर हो जाएगा। 1971 में इंदिरा गांधी के थ्रू जो स्लोगन यूज किया गया था वो था रिमूव पॉवर्टी। ये इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम यूज किया गया था। 1977 में बीजेपी के थ्रू जो स्लोगन यूज किया गया था इलेक्शन कैंपेनिंग में वो था सेव डेमोक्रेसी। 1977 में लेफ्ट फ्रंट के थ्रू वेस्ट बंगाल में जो स्लोगन यूज किया गया था इलेक्शन कैंपेनिंग में वो था लैंड टू द टिलर। ऐसे ही डिफरेंट इलेक्शन कैंपेनिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ स्लोगन यूज करके पॉलिटिकल पार्टी पीपल को अट्रैक्ट करते हैं और भी ज़्यादा वोट गेन करने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे वोटर लिस्ट के बारे में। एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में ईच 5 ईयर्स इंटरवल में वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन के थ्रू पब्लिश किया जाता है। सर वोटर लिस्ट में किसका नाम इंक्लूड होता है? वोटर लिस्ट में एक्चुअली इंडियन वो सिटीजन का नाम इंक्लूड होता है जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब जिन लोगों का 18 ईयर्स हो गया है या 18 ईयर्स अबव है। वोटर लिस्ट को ईच 5 ईयर्स में अप टू डेट किया जाता है। वोटर लिस्ट को अप टू डेट के लिए करना इसीलिए ज़रूरी रहता है क्योंकि जो न्यू मेंबर हैं जिन लोगों का 18 ईयर्स हो गया है उन लोगों का नाम इंक्लूड किया जाता है। उसके साथ जो डेथ पर्सन है उन लोगों का नाम को डिलीट किया जाता है। इसीलिए वोटर लिस्ट को ईच 5 ईयर्स इंटरवल में अप टू डेट करना बहुत ज़रूरी रहता है। अब हम लोग बात करेंगे EVM के बारे में। EVM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस मशीन के थ्रू वोट काउंटिंग या वोट टैली करना बहुत ईजी हो गया था 2004 के बाद, क्योंकि इंडिया में ऑल जनरल इलेक्शन में एंड स्टेट असेंबली में 2004 के बाद ही यूज किया गया था। लेकिन क्वेश्चन ओरिजिन ये होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हम लोग क्यों यूज करेंगे?
एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बैलेट पेपर के प्लेस में है और बैलेट पेपर में बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है। इस मनी को सेव करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को यूज किया जाता है। उसके साथ वोट को काउंटिंग करना, टैली करना बहुत ईजी हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हम लोग यूज करते हैं। अगर आपको ये लग रहा है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है, तो आप गलत हो, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ओरिजिन होता है, बहुत चैलेंजेस ओरिजिन होता है। चलिए हम लोग चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आ रहा है पावर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी का टॉप लेवल का लीडर रहते हैं उन्हीं लोगों को पास पावर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। जो ऑर्डिनरी पीपल रहते हैं उन लोगों को अवॉइड किया जाता है या उन लोगों पास तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाया नहीं जाता है। इस टाइप का इंटरनल डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम होता है। 2 में आता है डायनेस्टिक सक्सेशन। सपोज मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ, तो मेरा अदर जो रिलेटिव है, मेरा जो फैमिली मेंबर है, उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए कोशिश करूँगा। ऑर्डिनरी पीपल को मैं फिर से इग्नोर करने के लिए कोशिश करूँगा। ये पॉलिटिकल पार्टी में जनरल प्रॉब्लम ओरिजिन होता है। इसी को हम लोग डायनेस्टिक सक्सेशन के नाम पर जानते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा चैलेंजेस है मनी एंड मसल पावर। जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास ज़्यादा पावर होता है, ज़्यादा मनी पावर होता है, वो इलेक्शन के टाइम इसका मिसयूज करने के लिए कोशिश करता है। स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी मनी पावर एंड मसल पावर में बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी के मतलब लार्ज पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर के लिए वो लोग रिप्रेजेंटेटिव भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ये डेमोक्रेटिक कंट्री का डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैलेंजेस है। अब हम लोग समझेंगे टर्न आउट सिस्टम को। टर्न आउट क्या होता है? टर्न आउट एक परसेंटेज है जो एलिजिबल कैंडिडेट्स रहते हैं, जो एलिजिबल वोटर्स रहते हैं, वो लोग कितने परसेंटेज वोट डालते हैं, उसी का एक स्टेटिस्टिकल मेजरमेंट है टर्न आउट। अब इस इमेज को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए कोशिश कीजिए। एक साइड में टर्न आउट परसेंटेज में एक्सप्रेस किया गया है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इलेक्शन ईयर में एक्सप्रेस किया गया है। इसमें देखिए 2 कंट्री का लाइन ग्राफ अलग अलग कलर में शो किया गया है, जिसमें 1991 में इंडिया का जो इलेक्शन जो वोटर टर्नआउट था वो टोटल 56% था और यूके का 78% था। 2005 में इसका टर्नआउट सिस्टम चेंज हो गया है, जैसे इंडिया का टोटल 61% टर्नआउट है, मतलब एलिजिबल कैंडिडेट वोट में पार्टिसिपेट किए हैं। ऐसे ही यूके का टोटल 58% है 2005 में। इस टाइप का और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन में प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।